एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको कहा था कि मैं एक न्यू कॉन्सेप्ट आपको बोहर्स समरफेल्ड कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा, तो वो मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं। इसी वीडियो में हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल थ्योरी की, क्या क्या उसकी लिमिटेशंस नहीं है, जो कि +1 के बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर के एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हुए थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जनरली क्या कहते हैं, जो बोहर्स ने क्या कहा कि उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर मोशन में मूव करता है। जैसे कि हमने यहाँ पे ये डायग्राम ब्लैक कलर से जो मैंने आपको दिखा रखा है, इस तरह बोहर्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में, प्लेनर मोशन में मूव करते हैं। बट हमने क्या देखा कि व्हेन एटॉमिक स्पेक्ट्रम वाज स्टडीड यूजिंग हायर रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफ, जब हमने हायर रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफ का इस्तेमाल किया तो हमने क्या देखा कि जो मेन लाइंस, जैसे कि हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात की थी, लेमन, बल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, इनकी बात की, वो तो आई है, और उसके अलावा भी कुछ फाइन लाइंस क्या हुई, ऑब्जर्व हुई। तो उन फाइन लाइंस के बारे में बोहर्स थ्योरी क्या है एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो बोहर्स के मॉडल को एक्सटेंड किया किसने, समरफेल्ड ने। समरफेल्ड ने क्या बताया कि नहीं, जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर मोशन में मूव नहीं करते, दे आल्सो मूव इन एलिप्टिकल मोशन। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से क्या दिखा रखा है, एलिप्टिकल मोशन दिखा रखा है। तो एलिप्टिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट्स जो किसने दिया, कभी आपसे कोई पूछे, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, हु गिव्स एलिप्टिकल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या कहेंगे, सोमरफेल्ड ने इसको क्या किया, दिया। स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है। अब कैसे दिया उस चीज को समझना, उसने कहा कि जैसे कोई, अब जैसे मैंने ये सर्कल बना रखा स्टूडेंट, तो इसमें जो ये लाइन है इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस, और ये क्या हमारा माइनर एक्सिस। तो इलेक्ट्रॉन जो है एलिप्टिकल मोशन में मूव करते हैं। ध्यान से देखिए, अगर मैं ये वाला सर्कल लेता हूं, ध्यान से देखिए, अगर मैं इस सर्कल को लेता हूं स्टूडेंट, तो यहाँ पे मेजर एक्सिस बड़ी है और माइनर एक्सिस क्या है, छोटी है। फिर और जैसे जैसे एलिप्टिकल मोर और मोर होता जाएगा, मेजर एक्सिस बढ़ती जाएगी और माइनर एक्सिस की लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि सबसे बड़ी, अगर n की वैल्यू सपोज करिए मैं फोर्थ ऑर्बिट की बात कर रहा हूं, तो क्या हो सकती है, k की वैल्यू, k क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट किया गया k से। तो k की वैल्यू n के इक्वल होती है। n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, और एक तरह से k से हमने क्या रिप्रेजेंट किया, सबशेल के बारे में उसने बताया, मगर ये बाद में मॉडिफाई किया गया। उस टाइम पे एजीमुथल क्वांटम नंबर दिया, जो कि आज के टाइम में रिप्रेजेंट करता है क्या, सबशेल। जितने ऑर्बिट, जैसे मैं कह रहा हूं ऑर्बिट की वैल्यू 4 है, फोर्थ ऑर्बिट है, तो उसमें कितने सबशेल होंगे, 4। तो वही यहां पे होगा, अगर n की वैल्यू 4 है, k क्या हो गया, 4। तो अब इसी तरह जब ये मोशन कर रही है, k की वैल्यू आप देखिए 4 कैसे है, k 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4। अगर n की वैल्यू मैं कह रहा हूं 4, तो k की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, 1 2 3 4, 1 से लेके n तक लाई करता है क्या, k की वैल्यू। अब जैसे जैसे आप देख रहे हैं मेजर एक्सिस की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती आ रही है। मेजर एक्सिस क्या है, वो कह रहे हैं निकालने के लिए क्या किया हमने, रेशियो लिया। n क्या है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, और k क्या है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। ये दोनों इक्वल, अगर k इक्वल टू n हो जाएगा तो शेप कौन सी आ जाएगी स्टूडेंट, स्फेरिकल। तो अकॉर्डिंग टू समरफेल्ड, जो सर्कुलर शेप है वो एक उसका क्या है, पार्ट है एलिप्टिकल मोशन का एक, यानी कि हम कह सकते हैं स्पेशल केस है। अगर n इक्वल टू k हो जाएगा तो उस केस में एलिप्टिकल मोशन किसके इक्वल हो जाएगी, सर्कुलर मोशन के। अदरवाइज वो क्या करेगा, एलिप्टिकल मोशन में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा। और इन एलिप्टिकल मोशंस के थ्रू उसने एक्सप्लेन किया किसको, फाइन लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम। ठीक है, कैसे एक्सप्लेन किया वो भी मैं डिटेल में बताता हूं, पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट हम ध्यान दें। द न्यूक्लियस इन केस ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट, जो ये एलिप्टिकल ऑर्बिट आपके बन रहे हैं, इनका न्यूक्लियस क्या होगा, वो कह रहा है कोई फोकाई, जो भी एलिप्टिकल मोशन की जो 2 फोकाई में से कोई भी आप फोकाई पे न्यूक्लियस को कंसीडर कर सकते हैं। अगला पॉइंट जो याद रखने वाला है, बोहर्स के अकॉर्डिंग हमने कहा था जो एंगुलर मोमेंटम है mvr, वो क्या होता है, nh/2π। तो ये केवल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, हम कह रहे हैं ऑर्बिट के ऊपर, नंबर ऑफ n के ऊपर। मगर इस केस में भी एंगुलर मोमेंटम क्या है, क्वांटाइज्ड है। मगर अब इस केस में जो फार्मूला हो जाएगा स्टूडेंट, वो क्या हो जाएगा आपका, mvr = kh/2π। n की जगह हम क्या इस्तेमाल करें यहाँ पे, अब k, क्योंकि जैसे जैसे तो k के ऊपर डिपेंड कर रहा है। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, हमें जो समझने वाली बात है, द एजीमुथल क्वांटम नंबर,
जो K की बात कर रहा हूं मैं, मॉडिफाइड बाय सोमरफेल्ड। पहले क्या कहा गया, पहले ये कहा गया कि n इक्वल टू मान लो 4 है तो K की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4, यानी जो K की वैल्यू है वो 1 से n तक लाई करेगी। मगर बाद में इसको फिर मॉडिफाई किया गया और K की जगह रिप्लेस कर दिया गया L, जो कि मैं आपको एंगुलर क्वांटम नंबर के फॉर्म में सेकंड क्वांटम नंबर आपको स्टडी कर चुके हैं आप। तो L की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है आपको मैंने बता रखा है 0 टू n-1। अब वो कह रहा है कि 1 टू n नहीं है, अब जो L की वैल्यू वो कहां से कहां लाई करेगी 0 टू n-1। तो अगर मैं कह रहा हूं कि n की वैल्यू 4 है स्टूडेंट, तो जो हमारा L होगा 0 1 2 3, वैल्यूज कितनी आ रही है 4, ये भी कितना है 4, यानी फोर्थ ऑर्बिट में कितने सबशेल होंगे 4 ही होंगे। ये बस मेन पॉइंट है, इसको समझने वाला है। तो लाइन स्पेक्ट्रा को कैसे, जो हमने फाइन स्पेक्ट्रा की बात की, फाइन लाइंस, वो कैसे उसने सोल्व किया उस चीज को देखते हैं। सपोज करिए ये मेरा फर्स्ट ऑर्बिट है n इक्वल टू 1, ये n इक्वल टू 2, ये n इक्वल, अगर केवल जब तक एलिप्टिकल मोशन की बात नहीं की गई, एजीमुथल क्वांटम नंबर नहीं आया, तो हम केवल 3 लाइन लगाते थे, जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट। तो हमारा जो मोशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, यहां से यहां, यहां से, तो केवल 2 ही स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही हैं। मगर अगर हम इस तरह लेकर चलें, क्योंकि अब यहाँ पे n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 में स्टूडेंट हमें पता है 2 सबशेल हैं, L01 तो L की 0 वो L1, तो ये 2 सबशेल है। इसी तरह n की वैल्यू का थर्ड है, थर्ड ऑर्बिट में कितने सबशेल है 3, तो ये 3 लाइनें आ गई। अब इनके सबशेल टू सबशेल क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन करता है उसकी वजह से स्टूडेंट क्या प्रोड्यूस होती हैं फाइन लाइंस। जैसे कि हम ध्यान से देखें L2 से L0, L1 से L0, L0, अब कौन से ऑर्बिट से, जब दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है, सबशेल टू सबशेल जब ट्रांजिशन हो रहा है, उसकी वजह से हमें जो हाई रिजोल्यूशन जब स्पेक्ट्रोग्राफ हमने इस्तेमाल किया तो फाइन लाइंस ऑब्टेन हुई। तो ये सब हमारा क्या था, मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया, बोहर्स एक्सटेंडेड सोमरफेल्ड कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल की, लिमिटेशंस क्या रही बोहर्स मॉडल की भी, और इवन सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल थ्योरी की भी ये लिमिटेशन रही, वो भी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्या है, अब उसकी बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट से बात करूं, पिछले पेज जो हमने बात की कॉम्पिटेटिव में आता है, जनरली आपको बस यही याद रखना है कि जो सोमरफेल्ड है उसने क्या किया, एलिप्टिकल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एलिप्टिकल स्ट्रक्चर, एलिप्टिकल मोशन के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन ना करके एलिप्टिकल मोशन शो करते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल और इवन सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल थ्योरी। तो सबसे पहले बात करें, एक थ्योरी ऐसी है जो कि सोमरफेल्ड ने एक्सप्लेन कर दिया फाइन स्पेक्ट्रा, मगर उसको बोहर्स ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अगर बोहर्स की खाली बात करें, ही कुड नॉट एक्सप्लेन फाइन लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो कि सोमरफेल्ड ने बाद में एक्सप्लेन किया। अभी हम बात करें, मैंने जब आपको बोहर्स एटॉमिक मॉडल थ्योरी पढ़ाया स्टूडेंट, तो आपको मैंने कहा था कि जो एनर्जी के फार्मूले की हमने बात की, या वेलोसिटी की बात की, या रेडियस की बात की, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए था। बोहर्स मॉडल इज गुड एप्लीकेबल फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम एटम, दैट इज हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, बट इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, Bohr's theory do not good holds, does not hold goods। यहां पे ये पूरी तरह एप्लीकेबल नहीं हो पाई। जो एनर्जी का फार्मूला मैंने आपको कराया है वो एज इट इज सोडियम के लिए, पोटाशियम के लिए, कैल्शियम के लिए, इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है कि मैं उसका रेडियस कैलकुलेट कर लूं, उसकी एनर्जी निकाल दूं, उसकी वेलोसिटी निकालूं। दे आर ओनली फॉर द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। इसी तरह जब हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की हमने जो बात की कि जब हमने हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखा स्टूडेंट, जब हम इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं स्पेक्ट्रम को, मान लो हाइड्रोजन क्या है, स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन हमने गैस ली, उसको डिस्चार्ज ट्यूब में से पास किया, तो वहां से जो लाइंस हाइड्रोजन की निकली, उनको जब हमने मैग्नेटिक फील्ड में से पास किया, दे स्प्लिट इनटू फर्दर लाइंस, या हम ये कहें स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
इज कुड नॉट एक्सप्लेन बाय द बोर्स थ्योरी। और जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्प्लिटिंग होती है लाइंस की, उसी को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, जीमैन इफेक्ट। उसी को हम क्या कहते हैं, जीमैन इफेक्ट। स्पेलिंग में भी यहाँ थोड़ा चेक कर लेना, जीमैन इफेक्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीमैन इफेक्ट। तो जीमैन इफेक्ट किसने दिया, जीमैन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर। अगर आपको इतनी सारी बातें नहीं लिखनी तो आप ये लिखेंगे डज नॉट एक्सप्लेन जीमैन इफेक्ट। अब जीमैन इफेक्ट क्या है, द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड जीमैन इफेक्ट। एंड स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन under the influence of electric field is called स्टार्क इफेक्ट। इसी को हम क्या कहते हैं, स्टार्क इफेक्ट। इसी तरह आप डेफिनेशन जीमैन इफेक्ट की भी लिखेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड जीमैन इफेक्ट। बोहर्स मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन जीमैन इफेक्ट एज वेल एज स्टार्क इफेक्ट। तो अगर हम बात करें लिमिटेशन की, तो डज नॉट एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। पहली लिमिटेशन ये सारी कर ली आपने। उसके बाद जो फिफ्थ लिमिटेशन है इसकी इंपॉर्टेंट, ही कुड नॉट एक्सप्लेन और डज नॉट ओबे। किसको किसको हम कर चुके हैं, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और दूसरा डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूलिटी। तो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन दोनों को बोर्स मॉडल क्या है, एक्सप्लेन नहीं कर पाया और ओबे नहीं करता। नेक्स्ट हम बात करें क्यों नहीं करता, वो भी मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं। क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, बोर्स के अकॉर्डिंग एक फिक्स पोजीशन पर, फिक्स वेलोसिटी से, फिक्स एनर्जी से, फिक्स रेडियस पे पड़ा हुआ है। जबकि हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की जब हमने बात की, ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट की बात की, हेजनबर्ग की जब हमने बात की, तो उन्होंने कहा नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो बहुत सारी यहाँ पे आपकी क्या होगी, फेल होगी। सिक्स पॉइंट, ही कुड नॉट एक्सप्लेन ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे मान लो मैं कह रहा हूं मीथेन है, तो मीथेन टेट्राहेड्रल होता है, वाटर है वी शेप शो कर रहा है, अमोनिया है पिरामिडल शेप है। यानी कि ज्योमेट्री क्या है किसी मॉलिक्यूल्स की, उनके बारे में भी बोर्स मॉडल कुछ हमें नहीं बता पाया। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ बोर्स थ्योरी। और अगर हम बात करें, ही कुड नॉट एक्सप्लेन थ्री डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम। आज हम थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर की शेप की बात करते हैं एटम की, उसको भी क्या है, बोर्स मॉडल एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो दीज आर द मेन पॉइंट्स व्हिच कुड नॉट एक्सप्लेन बाय द बोर्स थ्योरी, दीज आर द लिमिटेशंस। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह टॉपिक समझ आ गए होंगे। कहीं पे भी आपको कोई डाउट फील होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में इनको शेयर करें और जो न्यू व्यूअर्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।